Hello students, today our next topic is abiotic environment. हम पीछे पढ़ रहे थे आवर एनवायरनमेंट में हमने सबसे पहले बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बायोटिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हमने पढ़े थे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी और हमने एक वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में देखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो इसकी डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ ली है। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, and these include the physical condition and non-living material that affect the growth, maintenance and reproduction of living component. तो ये अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ये कुछ फिजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल है, मतलब नॉन लिविंग है ये, एंड जो कि किसी की ग्रोथ को, किसी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ को, उसकी मेंटेनेंस को, रिप्रोडक्शन को जो है अफेक्ट करता है ये। ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपना अफेक्ट शो करते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनके बिना रह भी नहीं सकता, ये चीज़ें भी जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। तो जैसे पानी है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, रॉक्स है, चट्टानें आपकी, ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो आपके सराउंडिंग में है। दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म द फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो जितने भी ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है ये क्या बनाते हैं? फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं नेचर के अंदर। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। तो हम इनको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या है? आप देखते हैं, आप डेली यूज़ वाटर का डेली यूज़ करते हैं। वाटर के बिना हमारी जो लाइफ है वो जो है पॉसिबल नहीं है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग। कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है इसकी? फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो आप नहाते हैं, खाना बनाते हैं और पानी पीते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अब क्रॉप्स है आपकी, फसल है आपकी, तो फसल बिना पानी के नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पानी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है सिंचाई करने के लिए। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। तो ह्यूमन है, एनिमल है, उनको अपनी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। तो चलो हम देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वाटर को यूज़ कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? पानी को, जो बारिश का पानी है उसको आप यूज़ करके किसी स्टोर करके किसी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द वे टू कलेक्ट द रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है ना, तो आप जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडर द ग्राउंड एंड देन वी यूज़ लेटर। अब देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, एक घर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके नीचे अंडरग्राउंड जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे टैंक जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये टैंक कैसे बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? आपका जितना भी इस घर के ऊपर जितना भी बारिश होती है वो जो है आप पाइप के थ्रू उस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और पाइप के थ्रू आप उस टैंक के अंदर उस पानी को डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो टैंक है, इस टैंक का जो पानी है आप इरिगेशन के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड एंड देन यूज लेटर। दिस हैपन नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। मतलब जो गांव के एरिया है वहाँ पर ये ओपन होता है, मतलब वहाँ पे तालाब जैसे बनाए होते हैं। हाउएवर इन द कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो आपकी तंग सिटीज़ होती है, वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। तो वहाँ पर इस तरीके का मेथड जो है यूज़ किया जाता है रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द सच मेथड। तो रूफ टॉप रेन वाटर मतलब छत से जो पानी आता है उसको इकट्ठा किया जाता है
rooftop terrace of the houses through the pipe. This water can be transferred to tank pits or small wells. तो छोटे छोटे आपके कुएं बनाए हो सकते हैं, गड्ढा बनाया हो सकता है, टैंक होता है हो सकता है, तो वहाँ पर उसको इकट्ठा किया जाता है पाइप के थ्रू, सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर। अब देखो ये पानी आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि आपके ओपन एरिया के ऊपर ये गिर रहा है, फिर आप उसको जो है स्टोर कर रहे हो, तो ये इम्प्योर है, ठीक है, प्योर नहीं है। इट शुड बी यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पज। तो आप घर के जितने भी काम है उनके लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन, पर आपको पहले इसको फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड राइजेज द सब सॉयल वाटर लेवल। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये क्या कैसे काम करता है, जैसे कोई सिटी है जहाँ पर पानी की कमी हो गई है, ठीक है, और ज़मीन के नीचे आपका पानी जो है कम हो रहा है, अगर आप इस तरीके से पानी को इकट्ठा करते हैं तो वो पानी जो है ड्रेन होकर के आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके साथ मिल जाएगा, और आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है बना रहेगा। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द ग्रीनरी इन अर्बन एरिया। तो जितने भी शहरी एरिया है जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर इस तरीके के मेथड से आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड, अगर मान लो आप रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करते हैं, इट फ्लो डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फॉर अवे थ्रू द ड्रेन एंड दस इज दस नॉट अवेलेबल फॉर द इमीडिएट यूज़। तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा ना, पानी एक जगह थोड़ा ना रहता है, तो वो आपके रिवर में या फिर जो आपके नाले हैं वहाँ पर चला जाएगा, और ड्रेन आउट होकर के वो जो है ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपके इमीडिएट कभी भी आपने उसको डायरेक्ट यूज़ करना हो, एकदम से यूज़ करना, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड और कंक्रीट एरियाज गोज इनटू द ड्रेन। तो आपने देखा होगा सड़क के ऊपर या फिर कंक्रीट एरिया है उसके ऊपर अगर आपका पानी जाता है, गिरता है, तो कहाँ जाता है, ड्रेन में चला जाता है। द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड सीप इनटू द ग्राउंड। तो ऐसा कोई ग्राउंड है जहाँ पर जो है कोई फर्श नहीं बिछा हुआ है, वहाँ पर अगर पानी गिरता है तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। रिचार्जिंग द अंडर वाटर, तो वो क्या करता है, जो अंडर वाटर होता है, पानी के नीचे जो मिट्टी के नीचे जो पानी होता है, आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड वाटर होता है जो आपके हैंडपम्प के थ्रू निकाला जाता है ना, तो उसको रिचार्ज करता है। मतलब जो इस तरीके से पानी जो गिरता है ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड नीड टू बी यूज्ड इन द डिफरेंट एरिया टू कलेक्ट एंड यूज़ द रेन वाटर। तो ये एक इनोवेटिव मेथड है जो जिसको यूज़ किया जाता है पानी को कलेक्ट करने के लिए, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत ज़रूरी है। थिंक ऑफ द सम इनोवेटिव वे बाय विच यूज़ ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज can be minimized at school and at home. Interact with your friends, neighbors and family members. Make a poster on harvest water to harness the life. तो आप जो है और भी ज़्यादा इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ इसमें दे सकते हैं कि आप कैसे रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और साथ में आपने अपने सराउंडिंग में, अपने घर पर, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में बात कर सकते हैं और पोस्टर बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं आप कि किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको जो है लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड अबायोटिक एनवायरमेंट कंपोनेंट इज एयर। ओके, फर्स्ट हमने पढ़ लिया वाटर, दूसरा है एयर। एयर वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर दियर सर्वाइवल। तो अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव होने के लिए क्या चाहिए होता है, एयर भी चाहिए होती है। अब हम बात कर रहे हैं तो एयर की वजह से ही जो है मैं सांस ले पा रही हूँ, तभी बात हो रही है, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। अब एयर जो है ना वो मिक्सचर होता है सेवरल गैसेस का। ऐसा नहीं है कि एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। जितने भी प्लांट है, एनिमल है, वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज द ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और बदले में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट को देते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज गैसेज, वेरी मैनी बैक्टीरिया एंड द वायरसेस एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गैसेस ही एयर में प्रेजेंट होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, धूल के कण ये भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड clean air is essential for breathe, and it is provided for oxygen, for provide the oxygen that is necessary to sustain the life। तो हमारी जो हवा है उसका शुद्ध होना, साफ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो आपने अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना है ताकि आपकी एयर जो है वो साफ रहे। ओके, नेक्स्ट वन इज द लाइट। नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट दैट इज लाइट। नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन। हमारे जो नेचुरल लाइट है कहाँ से मिलती है, हमारे को सन से मिलती है ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में, बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट, और रात को किससे मिलती है, मून से मिलती है। द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट द सन लाइट। आप सबको पता है मून जो है क्या करता है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है रात में। हैंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। तो सन जो है क्या है, अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल लाइट का। दिस नेचुरल लाइट इज यूज बाय द प्लांट टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर देयर फूड। तो ये जो नेचुरल लाइट है इसका यूज़ प्लांट करते हैं ग्रोथ के लिए और भोजन बनाने के लिए। लाइफ ऑन द अर्थ इज डिपेंड अपॉन द सनलाइट। तो अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। प्लांट यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सनलाइट को और अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ लिया था। ओके, लाइट पेनिट्रेट इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज। तो लाइट जो है, जहाँ घना जंगल होगा वहाँ पर भी लाइट पेनिट्रेट हो जाती है, घुस जाती है जंगल के बीच में, और वाटर बॉडीज पानी के अंदर भी लाइट चली जाती है। एक्वाटिक प्लांट यूज द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जितने एक्वाटिक का मतलब होता है पानी के अंदर रहने वाले जो भी प्लांट होते हैं ना, उनको बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट। वो जो है सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जस्ट लाइक द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट की तरह ही वो उसको यूज़ करते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट reaching these plant decreases with an increase in the depth of the water। अब देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दीज प्लांट डिक्रीजेज विद इंक्रीज। जितना ज़्यादा मतलब आपकी गहराई बढ़ती जाएगी उतनी कम लाइट जो है पौधों तक पहुंचती जाएगी। मतलब जितना गहरा आपका कोई पानी का रिसोर्स होगा, वहाँ पर जितने डाउन पर आपके प्लांट होंगे उनको उतना कम जो है सनलाइट मिलेगा। दैट इज़ वाई वेरी फ्यू प्लांट आर एबल टू सर्वाइव इन द डीप वाटर। तो तभी होता है ऐसा कि जितना डीप आपका वाटर दिखेगा उसमें नीचे जो है बहुत कम पौधे जो है आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बहुत कम, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलती है, वो भोजन नहीं बना सकते और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वे। अब देखो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब रिस्पॉन्ड मतलब लाइट इनको दिखाई देती है तो वो कैसा रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। ठीक है, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हैव यू सीन एंड द प्लांट इज कॉल्ड द मॉर्निंग ग्लोरी। तो आपने देखा होगा एक मॉर्निंग ग्लोरी जिसको इपोमिया बोलते हैं, ये आपको दिया हुआ है इधर। ठीक है, इस तरीके का आपने सड़क के किनारे देखा होगा। तो ये जो फ्लावर होता है ब्लूम आउट एट सनराइज। जैसे ही सूर्य उगता है ना सुबह, तो उसी टाइम ही पहले बिल्कुल बंद होता है रात के टाइम में, और सुबह एकदम से ये जो है खुल जाते हैं। इन सम एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट। जैसे ही शाम होती है, सूर्य डूब जाता है, तो एकदम से ये भी बंद हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इन प्लांट्स द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें जो पत्तियां होती है वो भी दिन के टाइम में ओपन होती है और रात के टाइम में सो जाती है या फिर बंद हो जाती है। ठीक है, द सनफ्लावर। सनफ्लावर तो देखा है सबने, और सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब आप सुबह सूर्य उगता देखते हैं तो सन अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो दूसरी साइड को भी है, वेस्ट की तरफ है, तो वो ऑटोमेटिकली ईस्ट की तरफ को चला जाएगा, और धीरे धीरे जिस तरफ को सूर्य की जो डायरेक्शन है चलती जाएगी, तो जो सनफ्लावर है वो भी उसी तरफ को मुड़ता जाएगा। ठीक है, faces the sun in the morning it's face the east and in the evening it turn toward the west। ठीक है, तो इसको देखना है आपने, और ये बहुत अच्छा और अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनिमल्स also show the variation in their behavior with the amount of light available in them। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो अपना बिहेवियर शो करते हैं जैसे जैसे उनको लाइट जितनी जितनी मिलती जाती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड व्हेन देयर इज अ लाइट, एंड सम एनिमल्स लाइक द रैट, कॉकरोचेज एंड आउल दीज आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो डे के टाइम में एक्टिव होते हैं क्योंकि उस टाइम उनको सनलाइट अच्छे से मिलती है। पर बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको
रात का टाइम जो है बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपके कॉकरोचेस है, रैट्स है, आउल है, ये रात के टाइम में जो है एक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द टेम्परेचर। ओके, temperature is at a place is indicative to the of the degree of hotness or coldness of the that place। तो किसी एरिया का कितना वो गर्म है, कितना वो ठंडा है, वो उस एरिया का टेम्परेचर होता है। इट कैन बी मेजर बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। तो आप टेम्परेचर को किससे मेजर कर सकते हैं? थर्मोमीटर से। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो थर्मोमीटर के ऊपर जो इसकी हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है उसको आप मेज़र कर सकते हैं, वो प्लेस टू प्लेस जो है चेंज होती है। टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये बताता है कि कौन सा एनिमल किस जगह पर आपका रह सकता है, कहाँ पर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अर्थ के ऊपर। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज टू फॉर टेम्परेचर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म है ना, उनका अपना एक टॉलरेंस पावर होता है टेम्परेचर को सहन करने की। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक शक्ति होती है। ठीक है, कई बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रह सकते हैं, कई बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रह सकते हैं। तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल ग्रो इन द वार्म प्लेसेस बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट है जो कि गर्म एरिया में आपके ग्रो करते हैं, अच्छे से फ्लरिश करते हैं, पर कुछ ऐसे भी है जो ठंडे एरिया में रहते हैं। काउस कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। अब बफेलो की बात करते हैं तो काउ जो है टॉलरेट कर सकती है हॉट वेदर को बेटर देन बफेलोज। तो बफेलो उतना हॉट जो वेदर जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती। वी ऑफन सी बफेलोज कूलिंग देमसेल्फ इन द पॉन्ड ड्यूरिंग द समर। देखते हैं हम कभी जो बफेलोज होती है वो अपने आप को जो है कूल डाउन करने के लिए किसी पॉन्ड में चली जाती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में। दिस इज बिकॉज बफेलो आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड। और इसका कारण क्या होता है? ये काले कलर की होती है, और काला कलर जो है वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और साथ में इनकी बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड बहुत कम होते हैं, जिसके कारण इनको जो है पसीना नहीं पड़ता है। हैज़ दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्फ बाय रिमेनिंग इन वाटर। तो ये जो है खुद को पानी के अंदर डाल के रखती है ताकि ये जो है खुद को ठंडा फील करवा सके। ऑन द अदर हैंड कैमल कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल देखते हैं कहाँ मिलता है आपको? डेजर्ट में मिलता है ना। तो जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, पर उनके पास कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दियर बॉडी। तो ये क्या करते हैं, जो स्वेट ग्लैंड उनमें नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी से पसीना नहीं निकलता है, और निकलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतने हॉट डेजर्ट में होता है। अगर उनकी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू वाटर निकलने लग गया तो वो तो मर जाएंगे। तो इनमें जो है बहुत कम जो है क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। और वो पानी के बिना बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। सुना भी होगा आपने। ठीक है, पोलर बियर एंड पेंगुइन आर फाउंड ओनली इन द कोल्ड रीजन। अब आता है पोलर बियर। पोलर का मतलब है पोलर रीजन। ठीक है, भालू होते हैं उस रीजन में, उनको पोलर बियर बोलते हैं। और पेंगुइन, दीज आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन में ही मिलते हैं आपको। टाइगर और एलिफेंट आर फाउंड इन द वार्म रीजन। टाइगर है, एलिफेंट है, ये वार्म रीजन में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जिस तरीके का टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकते हैं उसके हिसाब से ये उस एरिया में रहते हैं। ओके, पोलर बियर और पेंगुइन है, इनकी जो बॉडी होती है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आप अगली क्लास में पढ़ोगे। पोलर बियर और पेंगुइन है, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, तो इनको जो है वो जो स्किन होती है इनकी, वो इनको गर्मी देती रहती है, जिसकी वजह से ये ठंडे एरिया में रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द सॉइल। नेक्स्ट कंपोनेंट इज soil. It is another important abiotic factor of our environment. Most of the plant cannot be grow without soil. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो सॉइल के बिना ग्रो नहीं हो सकते। सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। तो सॉइल क्या देता है? ये मिनरल और वाटर देता है ग्रोथ के लिए प्लांट की। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। तो सॉइल जो है वो क्या करती है? होम भी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को। जो मिट्टी के अंदर रहता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनको ये मिट्टी जो है घर भी देती है। ठीक है, तो इससे आगे वाला जो है इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।